हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स वर्ल्ड। जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे एंड ये 2 लेक्चर्स अप्रॉक्स 1 आवर 20 मिनट्स होगा। और हमने फर्स्ट लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिया। इसमें यूनिट 3 एंड यूनिट 4 कवर किया है एंड इस लेक्चर्स में हम यूनिट 1 एंड यूनिट 2 कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टू द क्लास। फिजिकल पॉलिसी मल्टीप्लायर। फिजिकल पॉलिसी मल्टीप्लायर का यूज गवर्नमेंट करता है, सॉरी, फिजिकल पॉलिसी का यूज गवर्नमेंट करता है इकोनॉमी में एक्सपेंशनरी या कॉन्ट्राडिक्शनरी लाने के लिए। ओके, तो हम इस टॉपिक पे नहीं जाएंगे। हम जो हमारे रीडिंग में टॉपिक जो है ना उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। फिजिकल पॉलिसी मल्टीप्लायर क्या शो करता है? फिजिकल पॉलिसी मल्टीप्लायर में तो पहले बात ये जान दो कि 2 टूल्स होता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्स। ये 2 टूल्स का यूज होता है एंड इन दोनों टूल्स का यूज कौन करता है? गवर्नमेंट। ओके, इन दोनों टूल्स का यूज करके गवर्नमेंट इनकम पे इफेक्ट डालने की कोशिश करता है। मतलब इनकम को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्स पे इफेक्ट डालता है। जैसे हमने यहाँ डिफिनेशन में देखा डिफिनेशन में ये गिवन भी है। फिजिकल पॉलिसी मल्टीप्लायर सो हाउ मच एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्स चेंजिंग द लेवल ऑफ इनकम। मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्स में कितना इंक्रीज हो रहा कि लेवल ऑफ इनकम चेंजेस हो सके। ओके, मतलब लेवल ऑफ इनकम में कोई इफेक्ट पड़ सके। एंड होल्डिंग रियल मनी कांस्टेंट, यहाँ रियल मनी कांस्टेंट है बिकॉज गवर्नमेंट मनी सप्लाई में कोई भी रोल प्ले नहीं करता। मनी सप्लाई में सेंट्रल बैंक द्वारा रोल प्ले किया जाता है। ओके, एंड यहाँ जैसे आप ग्राफ देख भी रहे हो, एल करो फिर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि एल कर इफेक्ट क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि वहाँ रियल मनी सप्लाई कांस्टेंट है एंड रियल मनी सप्लाई किसके अंडर में आती है? मनी मार्केट। एंड मनी मार्केट जब रियल मनी सप्लाई कांस्टेंट है इट मींस मनी मार्केट भी यहाँ कांस्टेंट है, मनी मार्केट कांस्टेंट है, तो एल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्स पे अगर कोई इफेक्ट पड़ता है या कोई उसमें चेंजेस होता है तो इट मींस इनकम पे चेंजेस होगा। और जब इनकम पे चेंजेस होगा इट मींस आई एस कर्व में आपको शिफ्ट शो होगा या मूवमेंट शो होगा। ओके, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग जैसे इंक्रीज किया आई एस पर राइट पर शिफ्ट हो गया। एंड फिजिकल पॉलिसी मल्टीप्लाई का फॉर्मूला क्या होगा? अल्फा जी अपॉन 1 प्लस अल्फा जी इंटू बी अपॉन एच इंटू के। एंड फिजिकल पॉलिसी मल्टीप्लायर को शो किसके द्वारा किया जाता है? चेंजेस इन इनकम अपॉन चेंजेस इन ऑटोनोमस गवर्नमेंट स्पेंडिंग। एंड इसके द्वारा भी आप डिफरेंस फाइंड कर सकते हो कि ऑटोनोमस गवर्नमेंट स्पेंडिंग में कितना चेंजेस हो रहा कि इनकम में चेंजेस हो सके। ओके, ये हो गया। एंड अल्फा जी का फॉर्मूला तो आप जानते हो क्या होता है? 1/1 माइनस सी प्लस सी टी प्लस एम। एंड अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज पहले उसको देखिए एंड उसके बाद इसको देखिए। दोनों लेक्चर वैसे कोई लेंदी है नहीं। फर्स्ट लेक्चर अप्रॉक्स 47 मिनट्स का है, 48 मिनट्स का, एंड ये लेक्चर अप्रॉक्स 30 मिनट्स का होगा। एंड 70 या 80 मिनट्स में आपका ओवरऑल माइक्रो इकोनॉमिक्स कवर हो जाएगा। तो इट मीन्स ये लेंदी नहीं है, ये बहुत शॉर्ट लेक्चर है आपके लिए। तो प्लीज आप इन दोनों देखें एंड ये दोनों आपके पेपर में भी बहुत हेल्पफुल होंगे। ओके, तो शिफ्ट ऑफ फिजिकल पॉलिसी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होगा? इक्वल टू अल्फा जी इंटू चेंजेस इन ऑटोनोमस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ओके, एंड एक्चुअल चेंजेस इन इनकम इक्वल टू फिजिकल पॉलिसी मल्टीप्लायर इंटू चेंजेस इन ऑटोनोमस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ओके, अच्छा, एच क्या होगा? इंटरेस्ट इलास्टिसिटी फॉर डिमांड ऑफ मनी। ओके, एंड बी क्या होगा? इंटरेस्ट इलास्टिसिटी फॉर इन्वेस्टमेंट। मतलब बी एंड एच में इंटरेस्ट का इफेक्ट पड़ता है, किस पे पड़ता है? बी में इन्वेस्टमेंट में इफेक्ट पड़ता है, एच में डिमांड फॉर मनी में इफेक्ट पड़ता है। ओके, एंड क्या के कैसे करता है? इनकम इलास्टिसिटी फॉर डिमांड ऑफ मनी। मतलब इनकम का इफेक्ट शो करता है डिमांड फॉर मनी के लिए। ओके, मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर। मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर क्या शो करता है कि रियल मनी सप्लाई में चेंजेस होने से लेवल ऑफ इनकम क्या चेंजेस हो रहा, मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर उसको शो करता है। एंड फिजिकल पॉलिसी मल्टीप्लायर में रियल मनी सप्लाई कांस्टेंट था तो यहाँ फिजिकल पॉलिसी कांस्टेंट होता है। ओके, एंड यहाँ आप देखोगे आइस कर्व कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ सेंट्रल बैंक रोल प्ले कर रही है। सेंट्रल बैंक आइस कर्व या गुड्स मार्केट में कोई इफेक्ट नहीं डालता या फिजिकल पॉलिसी में कोई इफेक्ट नहीं डाल सकता है। ओके, एंड यहाँ एल कर्व इफेक्ट सो हो रहा आपको। जैसे ही हमारा रियल मनी सप्लाई इंक्रीज करेगा हमारा एल पर राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, इट मींस डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। कैसे अपवर्ड भी बोलते हैं। ओके, बट अभी तो उसमें मुझे क्लियर नहीं है, बट इसको राइटवर्ड शिफ्ट बोलते हैं। ओके, ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा जैसे ही रियल मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही रियल मनी सप्लाई डिक्रीज होगा तो एल पर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, इट मींस इस साइड शिफ्ट हो जाएगा। ओके, वाई के डायरेक्शन में। ओके, मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होगा? अल्फा जी अपॉन 1 प्लस बी अपॉन एच
and real money supply M upon P into K ओवरऑल मल्टीप्लाइड होगा B अपन H। ओके, एंड इसको भी आप इसके साइन के थ्रू डिफरेंस फाइंड कर सकते हो कि रियल मनी सप्लाई के चेंजेस होने से इनकम में क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ओके, तो इसका साइन क्या है, चेंजेस इन इनकम अपॉन चेंजेस इन रियल मनी सप्लाई। शिफ्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होगा, चेंजेस इन रियल मनी सप्लाई अपॉन के एंड एक्चुअल चेंजेस इन इनकम इक्वल टू मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर इनटू चेंजेस इन रियल मनी सप्लाई। ओके, अब यहाँ देखो मॉनेटरी पॉलिसी एंड ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। ट्रांसमिशन मैकेनिज्म एक प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस पे यूज किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी में, एंड मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक के द्वारा रूल किया जाता है। ओके, तो ट्रांसमिशन मैकेनिज्म के प्रोसेस में क्या होता है, इस मैकेनिज्म में सेंट्रल बैंक रियल मनी सप्लाई इफेक्ट डालता है एंड रियल मनी सप्लाई एग्रीगेट डिमांड पे इफेक्ट डालता है। जैसे यहाँ डिफिनेशन में हमने शो भी किया है, मॉनेटरी पॉलिसी वर्क थ्रू ट्रांसमिशन मैकेनिज्म, इट इज द प्रोसेस बाय विच चेंज इन मनी सप्लाई अफेक्ट एडी, मतलब यहाँ मनी सप्लाई में चेंज होता है एंड मनी सप्लाई एग्रीगेट डिमांड में अफेक्ट डालता है। इसको हम 2 स्टेप में समझेंगे। अब जैसे सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी को रूल करता है, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, रेपो रेट को डिक्रीज कर देगा। जब रेपो रेट डिक्रीज करेगा तो लोन बोरिंग होता है लोन लेना। ओके, तो जो लोन लेने की कॉस्ट है वो डिक्रीज कर जाएगी। अब जैसे ही लोन लेने की कॉस्ट डिक्रीज होगा तो मनी डिमांड इंक्रीज कर जाएगा, और मनी डिमांड इंक्रीज करेगा रियल मनी सप्लाई हाई होगा। ओके, जब रियल मनी सप्लाई हाई होगा तो जब मार्केट में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा नंबर्स में होता है, क्वांटिटी में होता है, तो लोग क्या करते हैं, बॉन्ड परचेस करने लगते हैं। जब बॉन्ड परचेस करने लगेंगे तो बिकॉज ऑफ हाई डिमांड प्राइस इंक्रीज करेगा। जब प्राइस इंक्रीज करेगा तो इन्फ्लेशन इंक्रीज करेगा। तो इन्फ्लेशन इंक्रीज करता है जैसे ही, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज कर जाता है, बिकॉज इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट में निगेटिव रिलेशनशिप होता है। ओके, और रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज कर जाता है। ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ। एंड सेकेंड स्टेप में क्या देखते हैं, सेकेंड स्टेप में फर्स्ट स्टेप को फॉलो करते हुए ये देखते हैं कि जैसे ही इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करेगा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर जाता है। जैसे यहाँ देखो इंटरेस्ट रेट डिक्रीज किया, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज किया, और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करता है तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज कर जाता है। ओके, तो यहाँ आपने डिफिनेशन में भी देखा कि पहले क्या सेंट्रल बैंक करती है, मनी सप्लाई पे चेंजेस लाती है, एंड मनी सप्लाई क्या इफेक्ट डालता है, किस पे इफेक्ट डालता है, एग्रीगेट डिमांड पे। तो सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई पे इफेक्ट डाला, एंड मनी सप्लाई के थ्रू इंटरेस्ट रेट पे इफेक्ट हुआ, एंड इंटरेस्ट रेट के इफेक्ट से एग्रीगेट डिमांड पे इफेक्ट हुआ। ओके, और जैसे ही देखो कि रियल मनी सप्लाई इंक्रीज करेगा तो एलएम कर्व डाउनवर्ड हो जाएगा, एंड इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करेगा, फिर एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज कर जाता है। बट ये एग्रीगेट डिमांड की अच्छा हाँ सुनो, आप अगर फर्स्ट लेक्चर देखोगे तो ये देखोगे कि इंटरेस्ट रेट के इफेक्ट से एक जो आईएस कर्व में इफेक्ट होता है वो मूवमेंट होता है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, न कि शिफ्ट होता है आईएस कर्व। ओके, तो यहाँ इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करेगा तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करेगा। इट मींस डायरेक्ट मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ देखो जब हमारा मनी सप्लाई इंक्रीज करेगा तो मनी सप्लाई इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज कर जाता है। ओके, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज करेगा एंड मनी सप्लाई इंक्रीज करेगा तो हमारा पॉइंट इक्विलिब्रियम कौन सा होता है, ये होता है। जैसे ही इंटरेस्ट रेट इन्वेस्टमेंट इफेक्ट डालता है एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीगेट डिमांड पे इफेक्ट डालता है तो मूवमेंट कैसे हो जाता है, अपवर्ड डायरेक्शन में, एंड हमारा इक्विलिब्रियम यहाँ एक्चुअली फाइंड होता है। ओके, अब फर्स्ट लेक्चर देखो, उसमें बहुत क्लियरली बात की है हम इसके बारे में। लिक्विडिटी ट्रैप एंड मॉनेटरी पॉलिसी। लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है, लिक्विडिटी ट्रैप रिफर करता है या एक्सप्लेन करता है एक ऐसे सिचुएशन को कि उस सिचुएशन में इंटरेस्ट रेट बहुत लो होता है, मतलब एक लो लिमिट होता है, एंड बिकॉज ऑफ लो ऑफ इंटरेस्ट रेट पीपल विल नॉट प्रेफर बॉन्ड, पीपल विल प्रेफर कैश, मतलब पीपल बॉन्ड परचेस नहीं करते, पीपल मनी को होल्ड करना प्रीफर करते हैं। ओके, क्यों, क्योंकि वो उस टाइम इंटरेस्ट रेट लो होता है, इसलिए पीपल क्या करते हैं, कैश को प्रीफर करते हैं। ओके, जैसे हमने लिखा भी है, लिक्विडिटी ट्रैप इज अ सिचुएशन इन विच पब्लिक इज प्रिपेयर्ड टू होल्ड व्हाटएवर अमाउंट ऑफ मनी इज सप्लाई एट अ क्रिटिकल लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, एंड जब लो इंटरेस्ट रेट होता है तो पीपल विल नॉट प्रेफर बॉन्ड, बट बिकॉज प्रेफर बॉन्ड प्रेफर न करके लोग क्या प्रेफर करते हैं, कैश फॉर स्पेकुलेशन पर्पज। स्पेकुलेशन मतलब
तो पीपल फ्यूचर को एज्यूम करते हैं कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगा, एंड जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड परचेस करेंगे, एंड जब तक इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं करता तब तक वो कैश होल्ड करते हैं। ओके, स्पेकुलेशन मतलब फ्यूचर। ओके, इफ अगर इंटरेस्ट रेट जीरो हो जाता है तो मॉनेटरी पॉलिसी विल नॉट वर्क इफेक्टिवली, एंड जब इंटरेस्ट रेट जीरो होता है तो एलएम कर्व क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। ओके, क्लासिकल एलएम एंड मॉनेटरी पॉलिसी। इन द क्लासिकल केस एलएम इज वर्टिकल, एलएम वर्टिकल होता है कब, जब इंटरेस्ट इलास्टिसिटी फॉर डिमांड ऑफ मनी विल बी इक्वल टू जीरो। ओके, जैसे हमने डिफिनेशन लिखा भी है, एलएम इज वर्टिकल बिकॉज इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड इज जीरो। जब इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड जीरो होता है तो एलएम वर्टिकल होता है, एंड एट दैट टाइम मॉनेटरी पॉलिसी विल वर्क इफेक्टिवली नॉट इफेक्टिवली, हाईली इफेक्टिवली वर्क करता है। ओके, एंड जब इंटरेस्ट रेट जीरो होता है तो इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाता, और जब इंटरेस्ट इलास्टिसिटी फॉर डिमांड ऑफ मनी जीरो होता है तो मॉनेटरी पॉलिसी और इफेक्टिवली वर्क करता है। ओके, एंड एलएम कर्व का इक्वेशन क्या होता है, एलएम कर्व का इक्वेशन होता है के वाई माइनस एच आई इक्वल टू मनी सप्लाई, एंड जब इंटरेस्ट इलास्टिसिटी फॉर डिमांड ऑफ मनी जीरो होता है तो ओवरऑल एच आई जीरो हो जाता है, तो हमारा इक्वेशन क्या फाइंड आउट होता है, के वाई इक्वल टू एम पी या एम इक्वल टू के पी वाई। आप यहाँ देख रहे हो एल एम कर्व वर्टिकल है, एंड मॉनेटरी पॉलिसी से आइस कर्व का इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, तो आइस कर्व एज वेल एज ही है, एंड जैसे इंटरेस्ट डिक्रीज करा एल एम कर्व राइट वर्ड शिफ्ट हो गया। ओके, फिजिकल पॉलिसी एंड क्राउडिंग आउट। फिजिकल पॉलिसी हमने देखा है कि फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा रूल किया जाता है, उसमें टू टूल्स होते हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन, एंड इन दोनों टूल्स का गवर्नमेंट यूज करके इकोनॉमी को इफेक्ट करता है। ओके, एंड क्राउडिंग आउट का मतलब क्या होता है, क्राउडिंग आउट एक्सप्लेन करता है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग को इंक्रीज करके प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को डिक्रीज कर देता है। जैसे यहाँ हमने डिफिनेशन में देख भी रहे हैं, क्राउडिंग आउट अकर व्हेन गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज लीडिंग टू ए डिक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज करता है तो इनकम इंक्रीज करता है, इनकम इंक्रीज करेगा तो आइस का राइट वर्ड शिफ्ट हो जाता है। ओके, तो गवर्नमेंट इंक्रीज करता है तो आइस का राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, बट गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज करेगा लेकिन की डिमांड तुरंत चेंज हो जाएगा, बट आउटपुट चेंज होने में टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि आउटपुट प्रोड्यूस होने में टाइम लगेगा, उसमें लेबर की नीड होगी एंड प्रोडक्शन की स्ट्रेटेजिक में नीड होगी, तो बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दैट आउटपुट विल नॉट क्विकली चेंज। ओके, ओके, सो एडी क्विकली चेंज होता है, इसलिए एडी हाई हो जाता है आउटपुट से, एंड बिकॉज ऑफ एडी विल बी हाई कंपेयर टू आउटपुट, अनप्लान्ड इन्वेंटरी will be less than zero. Okay, less than zero it means negative, and जब एडी हाई होती है मतलब डिमांड मार्केट में डिमांड हाई होता है तो कंपनी क्या फर्म क्या करती है, फर्म नेक्स्ट ईयर में आउटपुट को इंक्रीज कर देती है, एंड आउटपुट जैसे मार्केट में इंक्रीज होता है तैसे पीपल मनी की डिमांड इंक्रीज करने लगते हैं बिकॉज ऑफ कंजम्पशन, क्योंकि जैसे आउटपुट हाई होता है इकोनॉमी में तो पीपल कंज्यूम करने के लिए मनी की डिमांड इंक्रीज कर देते हैं, एंड जैसे ही मनी की डिमांड इंक्रीज होगी तो पीपल क्या करते हैं, मनी होल्ड करने के लिए बॉन्ड सेल करने लगते हैं, एंड जैसे ही बॉन्ड इकोनॉमी में मार्केट में हाई हो जाती है, आप एज्यूम करो किसी भी गुड्स की अगर क्वांटिटी मार्केट में हाई है तो उसकी प्राइस कम हो जाती है बिकॉज ऑफ हाई सप्लाई। ओके, एंड बिकॉज ऑफ bond increase in market, price of bond will be less decrease, and प्राइस जैसे डिक्रीज होगा इन्फ्लेशन डिक्रीज हो जाएगा, एंड इन्फ्लेशन डिक्रीज होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर जाता है बिकॉज ऑफ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट। ओके, एंड जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करेगा इन्वेस्टमेंट डिक्रीज कर जाता है। तो ये आप पूरा प्रोसेस है क्राउडिंग आउट का। ओके, ओके, क्राउडिंग आउट के 3 टाइप्स होते हैं, एक तो पार्शियल क्राउडिंग आउट, नो क्राउडिंग आउट, एंड कंप्लीट क्राउडिंग आउट। पार्शियल क्राउडिंग आउट कब होता है, जब चेंजेस इन इनकम लेस देन होता है शिफ्ट ऑफ आइस कर्व, एंड शिफ्ट ऑफ आइस कर्व की वैल्यू कैसे फाइंड करें हमने फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट किया है। ओके, नो क्राउडिंग आउट कब एग्जिस्ट करता है, लिक्विडिटी ट्रैप के सिचुएशन में। ओके, एंड कंप्लीट क्राउडिंग आउट कब होता है, जब चेंजेस इन इनकम इक्वल टू होता है शिफ्ट ऑफ आइस कर्व। ओके, अब देखेंगे क्लासिकल इक्विलिब्रियम मॉडल। क्लासिकल इक्विलिब्रियम मॉडल के अंडर हम देखेंगे प्रोडक्शन फंक्शन। क्लासिकल इक्विलिब्रियम क्लासिकल ने प्रोडक्शन फंक्शन क्या कहा था कि आउटपुट फैक्टर ऑफ इनपुट पे डिपेंड करते हैं, तो आउटपुट वाई फैक्टर ऑफ इनपुट के एंड एन, ये फैक्टर ऑफ इनपुट है, एंड प्रोडक्शन फंक्शन क्या समराइज करता है, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल आउटपुट एंड टोटल इनपुट। ओके,
आउटपुट इंक्रीज कब करेगा? जब कैपिटल इंक्रीज करेगा या तो लेबर इंक्रीज करेगा। ओके, एंड प्रोडक्शन फंक्शन या आउटपुट की जो कर्व होते हैं अपवर्ड डायरेक्शन होते हैं, बट प्रोडक्शन फंक्शन की कर्व इंक्रीज कब करेगी? एक सम टाइम तक, and after that time they will be constant, and after that time output will be decreased, and therefore production function curve will be decreased, it is downward. Okay, प्रोडक्शन फंक्शन से हम मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट या मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर की वैल्यू भी डिराइव कर सकते हैं। ओके, एंड अच्छा, मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर की केस होता है कि जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर की वैल्यू डिक्रीज करने लगती है, इसलिए एमपीएन या मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर की कर्व क्या होता है? डाउनवर्ड होती है। ओके, डिमांड फॉर लेबर, लेबर की डिमांड कब तक होगी? जब तक लेबर की वेज वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोडक्ट से लेस देन होगा। ओके, एंड जैसे ही वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू वेज, देन स्टॉप द डिमांड फॉर लेबर। ओके, एंड वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोडक्ट की फॉर्मूला कहता है प्राइस इंटू मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर, एंड प्राइस हम लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करेंगे तो ये रियल वेज हो जाएगा, एंड राइट वर्ड साइड क्या रिमेंबर? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। ओके, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर किसके कर्व को शो करता है? लेबर के डिमांड कर्व को शो करता है। ओके, सप्लाई ऑफ लेबर, अच्छा लेबर डिमांड कर्व फॉर लेबर, जो इट मींस जो लेबर की डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड होता है, एंड लेबर की सप्लाई कर्व अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। ओके, लेबर अटेम्प्ट टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी एंड डिपेंड्स पॉजिटिवली ऑन देयर रियल इनकम एंड लेजर। ओके, हाँ, लेबर अकॉर्डिंग टू क्लासिकल लेबर अटेम्प्ट करता है अपने यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए, एंड वो डिपेंड करता है पॉजिटिवली दो कंपोनेंट्स पे, एक इंपोनेंट सॉरी एक इनकम एंड एक लेजर। ओके, ये तो सप्लाई करूंगा अपवर्ड, ये हुआ रियल वेज, ये हुआ वर्क। जैसे जैसे रियल वेज इंक्रीज करेगा वैसे वैसे वर्क भी लेबर की वर्किंग भी इंक्रीज करेगी। ओके, इट मींस रियल वेज एंड वर्किंग पॉजिटिव रिलेशनशिप हो रहा है, इट मींस इनकम नहीं, हाँ आप इतना ही समझिए इसमें, एंड ये इनकम हो गया, ये लेजर हो गया। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज करते जा रहा लेजर डिक्रीज होता जा रहा, क्यों? क्योंकि लोग क्या, जैसे ही इनकम इंक्रीज करेगा पीपल क्या करेंगे? हार्ड वर्क करने लगेंगे, ओवर टाइम करने लगेंगे, बिकॉज ऑफ हायर इनकम। ओके, अच्छा एक केस देखो, एक इसमें केस होता है सप्लाई ऑफ लेबर में कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ फेट की वैल्यू जो होती है इनकम और फेट की वैल्यू से हायर होती है। ओके, अब देखेंगे इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, एंड इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट में एक केस देखते हैं कि जैसे ही हमारी प्राइस इंक्रीज होती है रियल वेज डिक्रीज होने लगता है, एंड रियल वेज डिक्रीज होगा तो लेबर की डिमांड हाई हो जाएगी, एंड लेबर की डिमांड हाई हो जाएगी तो वेज क्लासिकल वेज क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है। हमने लेक्चर 1 में देखा था कि क्लासिकल कहते हैं कि वेज फ्लेक्सिबल होना चाहिए बिकॉज ऑफ लेबर की डिमांड एंड सप्लाई से। तो जैसे लेबर की डिमांड इंक्रीज करेगा तो नो अंडर द क्लासिकल एजम्पशन ऑफ वेज फ्लेक्सिबिलिटी नॉमिनल वेज विल बी इंक्रीज, एंड नॉमिनल वेज इंक्रीज करेगा तो इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट कर जाएगा, एंड जैसे ही फुल एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करेगा तो इट मींस एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट रिमेन कांस्टेंट, मतलब एम्प्लॉयमेंट की क्वांटिटी एंड आउटपुट की क्वांटिटी सेम हो जाएगी। ओके, क्लासिकल एग्रीगेट डिमांड, क्लासिकल एग्रीगेट डिमांड किस पे डिपेंड करता है? क्वांटिटी थ्योरम ऑफ मनी पे। क्वांटिटी थ्योरम ऑफ मनी जैसे इंक्रीज करेगी एग्रीगेट डिमांड वैसे इंक्रीज करने लगता है। ओके, यहाँ आप करो भी देख रहे हो, एग्रीगेट डिमांड की डाउनलोड कर रहे हैं, और एग्रीगेट डिमांड किसके कॉम्बिनेशन बना है? प्राइस एंड इनकम से। ओके, एंड क्वांटिटी थ्योरम ऑफ मनी प्राइस की पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, मतलब क्वांटिटी थ्योरम ऑफ मनी इंक्रीज करेगा प्राइस इंक्रीज करेगा, एंड जैसे ही प्राइस इंक्रीज करेगा इनकम डिक्रीज करने लगता है। आप यहाँ देखो कि प्राइस पर इंक्रीज कर रहा है, इनकम डिक्रीज कर रहा है। ओके, एंड जैसे क्वांटिटी थ्योरम मनी इंक्रीज कर रही प्राइस इंक्रीज करेगी तो एडी करो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाता है। एंड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एडी करो कैसा है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, एंड इस एडी कर्व के अंडर जो एरिया है, एरिया ईच ऑफ रेक्टेंगल वो कांस्टेंट होता है, मतलब हर रेक्टेंगल की एरिया इक्वल होता है। ओके,
अब देखिए लो एनेबल फंड थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। लो एनेबल फंड थ्योरी एक्सप्लेन हाउ इंटरेस्ट रेट इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लो एनेबल फंड इन फाइनेंशियल मार्केट। मतलब इंटरेस्ट रेट कैसे डिटरमाइन किया जाता है लो एनेबल फंड में, डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे होता है कि लोन ऑफ फंड का डिमांड क्या है एंड सप्लाई क्या है, उसके बेस पे इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन किया जाता है। जैसे आप यहाँ देखोगे भी डिमांड डाउनवर्ड एंड सप्लाई अपवर्ड डायरेक्शन, क्वांटिटी ऑफ लोन ऑफ फंड एंड इंटरेस्ट रेट वाई एक्सिस पे, क्वांटिटी ऑफ लोन ऑफ फंड डाउन एक्स एक्सिस पे। ओके, अच्छा लोन फंड की डिमांड क्यों होती है? बिकॉज ऑफ कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, बजट डेफिसिट। एंड लोन फंड की सप्लाई क्यों होती है? बिकॉज ऑफ सेविंग, क्रेडिट, एफडीआई। एफडीआई में कैपिटल इन्फॉर्म के लिए बस। ओके, अब नेक्स्ट चैप्टर में हम जाते हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग। नेशनल इनकम अकाउंटिंग फ्रेमवर्क होता है जिसमें किसी भी कंट्री की इकोनॉमी की करंट इकोनॉमी को मेजर किया जाता है। ओके, एंड इसके कई कंपोनेंट्स होते हैं, डिटरमिनेंट्स होते हैं नेशनल इनकम मेजर करने के लिए। एक तो जीडीपी होता है, जीएनए होता है, नेशनल इनकम होता है, बहुत सारे इसके कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब बहुत सारे टूल्स होते हैं मेजर करने के लिए नेशनल इनकम को। ओके, बट इसके 3 अप्रोच होते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट अप्रोच, सेकंड इनकम अप्रोच, थर्ड एक्सपेंडिचर अप्रोच। प्रोडक्ट अप्रोच कैसे मेजर किया जाता है? वैल्यू एडेड कॉन्सेप्ट के थ्रू प्रोडक्ट अप्रोच को मेजर किया जाता है। वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ओके, मतलब एडिशनल गुड्स प्रोडक्शन में। अच्छा, हाँ, वैल्यू एडेड गुड्स, वैल्यू एडेड कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट अप्रोच किसके बेस है? वैल्यू एडेड कॉन्सेप्ट्स पे। और उसमें देखेंगे टाइप्स ऑफ गुड्स। टाइप्स ऑफ गुड्स 2 होते हैं, फाइनल इंटरमीडिएट, फाइनल इंटरमीडिएटरी। ओके, फाइनल गुड या तो कैपिटल हो सकता है या तो कंज्यूमर हो सकता है, एंड इंटरमीडिएट। अच्छा, एक केस और एक इसमें केस ये है कि प्रोडक्ट अप्रोच में फाइनल गुड को बस मेजर किया जाता है, इंटरमीडिएट गुड को ऐड नहीं किया जाता। ओके, जैसे एज्यूम करो हम कोई फोन प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस फोन में चिप की यूज कर रहे हैं, बैटरी की यूज कर रहे हैं, एक्सेट्रा फैक्टर यूज कर रहे हैं, तो जो बैटरी हो गया, चिप हो गया, इनकी काउंटिंग हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे। हम फाइनल गुड क्या है? फोन की प्रोडक्शन की काउंटिंग करेंगे प्रोडक्ट अप्रोच के थ्रू। ओके, इनकम अप्रोच में मीन्स प्रोडक्ट प्रोडक्शन में जो जो फैक्टर्स यूज हुआ हो उसके वो उस गुड्स की प्रोडक्शन में जो जो फैक्टर यूज हुआ और जो वो फैक्टर जो अर्न किए उस वो इनकम अप्रोच के थ्रू काउंट किया जाता है। जैसे कोई एप्पल कंपनी होगी, एप्पल को एप्पल का फोन प्रोड्यूस कर रही, तो उसके लिए वो प्रॉफिट अर्न कर रही, तो जो प्रॉफिट अर्न कर रही वो क्या होगा? इनकम अप्रोच में काउंट होगा। एंड उसमें कुछ लेबर वर्क कर रहे हैं, तो वो लेबर वेज प्रीफर कर रहे हैं, तो वो वेज किस पे काउंट होगा? इनकम अप्रोच में। ओके, क्लियर? एक्सपेंडिचर अप्रोच, एक्सपेंडिचर अप्रोच मतलब स्पेंडिंग। जैसे अगर किसी कंपनी ने मतलब आप एप्पल का ही यूज करो, एप्पल ने एप्पल फोन को प्रोड्यूस किया, तो एप्पल फोन को कोई कंज्यूम करेगा एंड उस कंज्यूम के लिए पेमेंट करना पड़ेगा, तो पेमेंट किस में काउंट होगा? एक्सपेंडिचर अप्रोच। ओके, एंड जीडीपी भी थ्री अप्रोच के थ्रू में होती है, प्रोडक्ट, एक्सपेंडिचर, इनकम। एंड प्रोडक्ट अप्रोच में जीडीपी का फॉर्मूला क्या है? जीडीपी इक्वल टू जीएनपी माइनस एनएफपी। एनएफपी नेट फैक्टर पेमेंट। एनएफपी मतलब क्या हो करता है कि डोमेस्टिक रेसिडेंट जो फॉरेन में रह के वर्क कर रहा एंड वर्क करने के लिए जो पेमेंट ले रहा वो, एंड जो फॉरेन फैक्टर डोमेस्टिक में वर्क कर रहा एंड डोमेस्टिक से पेमेंट ले रहा, उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, उससे एनएफपी फाइंड हो जाता है। ओके, एक्सपेंडिचर अप्रोच में स्पेंडिंग किस सोच करता है? एग्रीगेट डिमांड। तो एक्सपेंडिचर अप्रोच में इनकम इक्वल टू स्पेंडिंग के फॉर्मूला पे यूज किया जाता है एक्सपेंडिचर अप्रोच के थ्रू जीडीपी को फाइंड करने के लिए। ओके, इनकम इनकम अप्रोच में प्राइवेट सेक्टर इनकम होता है, प्राइवेट सेक्टर इनकम को प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम भी बोलते हैं, या तो नेट गवर्नमेंट सेक्टर होता है। एंड इन दोनों फॉर्मूला का यूज करके हम इनकम अप्रोच फाइंड करते हैं एंड इनकम अप्रोच के द्वारा जीडीपी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर इनकम की फॉर्मूला क्या होगा? इनकम प्लस नेट फैक्टर पेमेंट प्लस ट्रांसफर प्लस इंटरेस्ट माइनस टैक्स। नेट गवर्नमेंट सेक्टर का इनकम क्या होगा? टैक्स माइनस ट्रांसफर माइनस इंटरेस्ट। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता है कई बार कि वो कौन कौन से टूल्स हैं जो जीडीपी में काउंट नहीं होते, तो कौन कौन से हैं? जैसे हमने यहाँ देखा नेट गवर्नमेंट सेक्टर में
ट्रांसफर इंटरेस्ट सब्ट्रैक्ट किया जाए। ये दोनों कंपोनेंट ऐसे हैं जो जीडीपी में काउंट नहीं किए जाते। ओके, सेविंग, सेविंग क्या होता है? पोर्शन ऑफ इनकम जो रिमेन होता है आफ्टर एक्सपेंडिचर। ओके, जैसे हमने यहाँ लिखा भी पोर्शन ऑफ करंट इनकम विच इज नॉट स्पेंड ऑन करंट नीड। इस पे हम प्राइवेट सेविंग को देखेंगे एंड गवर्नमेंट सेविंग के फॉर्मूला को देखेंगे। प्राइवेट सेविंग फाइंड करने के मेथड क्या होता है? सेविंग कैसे मेजर किया जाएगा? डिफरेंशियल पे देखो, डिफरेंशियल का मतलब पोर्शन ऑफ करंट इनकम जो स्पेंड नहीं किया जा रहा है। तो एज्यूम करो आपका 100 रुपीज इनकम, उसमें से आप 80 रुपीज स्पेंड कर रहे हो, 20 रुपीज नहीं कर रहे हो, तो आपको सेविंग कितना करना है वो कैसे पता चलेगा? 100 ओवरऑल, स्पेंडिंग कितना किया? 30, तो हमारा रिमेन के कितना बचा? 20, तो 20 क्या सेव। वही हमने लिखा प्राइवेट सेक्टर इनकम, इनकम में से कंजम्पशन इट मीन स्पेंडिंग कितना हो सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो हमारा प्राइवेट सेविंग फाइंड आउट हो जाएगा। तो प्राइवेट सेक्टर इनकम का फॉर्मूला क्या था? इनकम प्लस नेट फैक्टर पेमेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस ट्रांसफर माइनस टैक्स, एंड कंजम्पशन को माइनस करते हैं तो हमारी सेविंग फाइंड आउट हो जाएगा। एंड गवर्नमेंट सेविंग में वही होगा, गवर्नमेंट सेक्टर इनकम माइनस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट सेक्टर इनकम का फॉर्मूला क्या है? टैक्स माइनस ट्रांसफर माइनस इंटरेस्ट, और गवर्नमेंट का कंजम्पशन क्या होगा? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ओके, तो माइनस हम यहाँ से माइनस बाहर ले लेंगे तो रेट ऑफ ट्रांसफर क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा, इंटरेस्ट पॉजिटिव हो जाएगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पॉजिटिव हो जाएगा। एंड वेन टैक्स जब हायर होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ट्रांसफर एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से, तो गवर्नमेंट सेविंग सरप्लस में होगा, एंड जब टैक्स लेस देन होगा तो गवर्नमेंट सेविंग डेफिसिट में हो जाएगा। ओके, अब नेशनल सेविंग कैसे फाइंड आउट करेंगे? प्राइवेट सेविंग एंड गवर्नमेंट सेविंग को ऐड करके। एंड प्राइवेट सेविंग आपने फाइंड आउट किया, ये है गवर्नमेंट, सॉरी प्राइवेट सेविंग ये है, गवर्नमेंट सेविंग ये है। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका वैल्यू क्या फाइंड आउट होगा? इन्वेस्टमेंट प्लस करंट अकाउंट। ओके, करंट अकाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? नेट एक्सपोर्ट प्लस नेट फैक्टर पेमेंट। रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी का होता है। रियल जीडीपी वो जीडीपी होती है जो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करती है, मतलब सब्ट्रैक्ट करती है। एंड नॉमिनल जीडीपी वो जीडीपी होती है जो इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करती है, मतलब इन्फ्लेशन को भी काउंट ऐड कर लेती है अपने काउंटिंग में। ओके, जैसे हमने लिखा कि रियल जीडीपी मेजर करता है टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एडजस्ट फॉर इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन को सब्ट्रैक्ट करके वो जो वैल्यू फाइंड उसके बाद जो वैल्यू रिमेन होती है गुड्स एंड सर्विस उसको मेजर करता है यूजिंग कांस्टेंट प्राइस फ्रॉम ए बेस ईयर। एंड उसके इन्फ्लेशन को सब्ट्रैक्ट करने के लिए कौन सा मेथड यूज करता है? बेस ईयर एक प्राइस एज्यूम कर लेता है। ओके, जिसे यूज करता है। एंड फॉर्मूला क्या होगा? नॉमिनल जीडीपी माइनस इन्फ्लेशन जीडीपी। एंड नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला क्या होगा? इन्फ्लेशन लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर दोगे तो रियल जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन विल बी इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी। जैसे हमने यहाँ लिखा कि रियल जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन। रियल जीडीपी क्या करता है? नो एडजस्ट फॉर इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करता है, और वो क्या करता है? इन्फ्लेशन को भी साथ में ही मेजर कर लेता है। ओके, एंड वो करंट प्राइस, मतलब करंट प्राइस मतलब इन्फ्लेशन के साथ भी ऐड करता है। ओके, एक एग्जांपल देखते हैं। एक क्वांटिटी 2020 में एक क्वांटिटी एंड प्राइस गिवन है, एंड 2024 में एक क्वांटिटी एंड प्राइस गिवन है। 2020 में क्वांटिटी कितना है गुड्स की? 5, एंड प्राइस क्या है? 10। एंड 2024 में क्वांटिटी क्या है? 1 एंड प्राइस क्या है? 20। एंड एज्यूम किया गया 2020 बेस ईयर प्राइस है। ओके, अब हमको रियल जीडीपी फाइंड करना है 2024। तो क्वांटिटी क्या है? 10। अब रियल जीडीपी फाइंड करने के लिए क्या करना रहता है? बेस ईयर प्राइस से मल्टीप्लाई करना रहता है। तो बेस ईयर प्राइस क्या है? 10। तो रियल जीडीपी कितना है? 100। एंड नॉमिनल जीडीपी के लिए 10, करंट प्राइस को साथ में कन्वर्ट किया जाता है 20। ठीक है, 100। ओके, ये आपकी नॉमिनल जीडीपी हुआ, ये आपकी रियल जीडीपी हुआ। एंड रियल जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी माइनस इन्फ्लेशन। नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है? रियल जीडीपी माइनस इन्फ्लेशन। अगर रियल जीडीपी और इन्फ्लेशन गिवन हो तो नॉमिनल जीडीपी इस फॉर्मूला के थ्रू फाइंड करेंगे, यानी तो क्वांटिटी प्राइस गिवन हो तो मल्टीप्लायर के द्वारा फाइंड आउट करेंगे उसकी वैल्यू। ओके, प्राइस इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स भी इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए या प्राइस ऑफ चेंजेस इन प्राइस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या है? प्राइसिंग करंट ईयर अपॉन प्राइसिंग बेस ईयर इनटू 100। जीडीपी डिप्लेटर का फॉर्मूला क्या होगा? नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। एंड इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का फॉर्मूला क्या होगा? इन्फ्लेशन इन करंट ईयर
T+1 क्या शो करता है, करंट ईयर को, इक्वल टू प्राइस ऑफ करंट ईयर माइनस प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर। क्यों? क्योंकि ये T+1 अगर करंट ईयर है तो टी कब होगा, T+1 -1 कर देंगे, तब टी हमारी टी हमारी वैल्यू फाइंड आउट होगा। इट मीन वो प्रीवियस ईयर की बात कर रहा है, तो प्रीवियस ईयर ऑफ प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर अपन प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर। ओके, परसेंटेज ग्रोथ ऑफ रियल जीडीपी क्या होगा, जीडीपी का फॉर्मूला क्या होगा, न्यू माइनस ओल्ड अपन ओल्ड, ओल्ड अच्छा न्यू मतलब नॉमिनल जीडीपी माइनस ओल्ड मतलब रियल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। अच्छा, मैं आप सोच रहे हो क्यों मैं इसका बस फॉर्मूला होता है, क्योंकि इसके इसका डिफिनेशन आपको नहीं पूछना है, इससे क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं न्यूमेरिकल 2-3 मार्क्स के। ओके, रियल वर्सेस नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। रियल इंटरेस्ट रेट वही रियल क्या होता है, रियल इन्फ्लेशन को एडजस्ट करता है, नॉमिनल इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करता है, तो रियल इंटरेस्ट में भी वही होगा, रियल इंटरेस्ट रेट इक्वल टू नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन, और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट क्या होगा, रियल इंटरेस्ट रेट प्लस इन्फ्लेशन। अब बचा हमारा लास्ट चैप्टर, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन ओपन इकोनॉमी, जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में एग्जिस्ट करता है। ओके ओके, हाँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट क्या मेजर करता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड of all economic transaction between residents of country with residents of rest of world during an accounting period। मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट के थ्रू एक डोमेस्टिक कंट्री एंड फॉरेन कंट्री में कितना ट्रांजेक्शन हुआ है, कितना एक्सचेंज ऑफ गुड्स हुआ है, उसको अकाउंट किया, उसको मेजर किया जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के थ्रू। ओके, जैसे हमने यहाँ लिखा भी है, एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है इसका ट्रांजेक्शन बिटवीन रेसिडेंट ऑफ कंट्री, इट मीन डोमेस्टिक कंट्री, रेसिडेंट ऑफ रेस्ट ऑफ वर्ल्ड मतलब फॉरेन कंट्री एंड डोमेस्टिक कंट्री के बीच कितना ट्रांजेक्शन हुआ है उसका वो एक रिकॉर्ड होता है। एंड किस पीरियड का, करंट पीरियड का, मतलब 1 ईयर का वो रिकॉर्ड मेजर करता है। ओके, बैलेंस ऑफ पेमेंट के ब्रॉडली 2 अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या क्या मेजर किया जाता है, नेट एक्सपोर्ट को, नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड को, और नेट यूनिलेटरल ट्रांसफर को। ओके, नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड, नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड कैसे फाउंड आउट करेंगे, इनकम रिसिप्ट मतलब जो डोमेस्टिक फैक्टर इनकम को रिसीव किया है वो, माइनस इनकम पेमेंट टू रेसिडेंट ऑफ अनदर कंट्री, मतलब जो आपने अदर कंट्री को इनकम पेमेंट किया है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे इनकम रिसिप्ट से, तो हमारा नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड फाइंड आउट हो जाएगा। एंड नेट एक्सपोर्ट तो फॉर्मूला तो आप जानते ही हो, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ओके, और नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड ये देखिए, नेट यूनिलेटरल ट्रांसफर, इसका फॉर्मूला क्या है, यूनिलेटरल ट्रांसफर, ट्रांसफर रेसिडेंट फ्रॉम एब्रॉड मतलब जो डोमेस्टिक फैक्टर है जो वो यूनिलेटरल ट्रांसफर रिसीव किया है वो, उसमें से माइनस क्या करते हैं, यूनिलेटरल ट्रांसफर पेमेंट टू एब्रॉड। ओके, ये जितने फैक्टर हैं इनको ऐड कर देंगे तो उससे हमारा क्या, उससे हम क्या फाइंड आउट करते हैं, करंट अकाउंट। जैसे हमने लिखा है, एडिंग ऑल क्रेडिट आइटम्स एंड सब्ट्रैक्टिंग डेबिट डेबिट आइटम्स। क्रेडिट आइटम क्या है, जो हमने रिसिप्ट किया है, डेबिट क्या है, जो हमने पेमेंट किया है। ओके, डेबिट मतलब इनकम का आउटफ्लो, क्रेडिट का मतलब इनकम का इनफ्लो। ओके, तो क्रेडिट आइटम एंड क्रेडिट आइटम से डेबिट आइटम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी करंट वैल्यू, करंट अकाउंट की वैल्यू फाइंड आउट होती है। कैपिटल अकाउंट की वैल्यू क्या है, द इंटरनेशनल ट्रांसफर transaction involving assets either real या फाइनेंशियल और रिकॉर्ड इन कैपिटल अकाउंट, मतलब कैपिटल अकाउंट में एसेट एंड बॉन्ड का सेल को मेजर किया जाता है कि फॉरेन में कितना डोमेस्टिक द्वारा इन्वेस्टमेंट किया गया है, तो फॉरेन द्वारा डोमेस्टिक में कितना इन्वेस्टमेंट किया गया कैपिटल अकाउंट में, उसको मेजर किया जाता है। ओके, एंड ऑटोनोमस ट्रांसफर, ऑटोनोमस ट्रांसफर आर दो ट्रांजैक्शन इंडिपेंडेंट फ्रॉम बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब वही जो ऑटोनोमस जो इनकम पे डिपेंड नहीं करता हो। ओके, जैसे यहाँ देखो, देख ही रहे हो, वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट कंसिडरिंग ऑन अदर हैंड कमोडिटी ट्रांजेक्शन और दो ट्रांजेक्शन विच डिपेंड ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट कंसिडरेशन। ओके, एंड ये तो कोई इतना काम का है नहीं आपकी। हाँ, अब
कंप्लीट। नेट फॉरेन एसेट, नेट फॉरेन एसेट ऑफ कंट्री कैन बी डिफाइंड एज फॉरेन एसेट हेल्ड बाय करंट, मतलब यहाँ भी क्रेडिट अकाउंट से डेबिट अकाउंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब जो इनफ्लो हुआ है उसमें से आउटफ्लो को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इट इज फॉरेन एसेट हेल्ड बाय कंट्री, मतलब जो एसेट कंट्री द्वारा हेल्ड किया गया, कंट्री एसेट द्वारा, उसमें से माइनस कर देंगे कंट्री फॉरेन लाइबिलिटी, मतलब जो फॉरेन कंट्री ने हमारे एसेट को परचेस किया उसको सब्ट्रैक्ट किसमें से करेंगे, कंट्री एसेट द्वारा जो फॉरेन एसेट को होल्ड किया गया। ओके, तो ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो गया 2 लेक्चर्स में। अप्रॉक्स 90 या हाँ 19 मिनट में आपका ओवरऑल माइक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो गया। इसको आप एक बार लेक्चर को देखें एंड इसके बाद एक बार इसको रिवाइज करें 1 घंटे में, एंड आफ्टर दैट फिर हाफ एंड 45 आवर में इसको रिवीजन करें, जिससे ये रहेगा कि आपको अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी एंड लर्निंग भी अच्छा हो जाएगा। ओके, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट में बताइए कि लेक्चर कैसा था। एंड अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे मैथ की क्लास में, जो आपकी 13 को मैथ का पेपर है। ओके।